स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट दिस स्टेज। लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. यहाँ पे आपको इस लेक्चर में बताया है कि फ़िलॉसफी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि किसने क्या क्या कहा, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या दी है। और दूसरा तरीका ये है कि हम प्रीएम्बल को पढ़ लें। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया जाएगा, इस चीज को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके चलती है प्रीएम्बल को। ठीक है, यानी कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमारे पास एक अच्छा सा प्रीएम्बल होना चाहिए, क्योंकि प्रीएम्बल को देख देख के ही, प्रीएम्बल से बेसिक आइडियाज लेके ही एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है, लेट अस टर्न दिस वन बाय वन, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, Mahatma Gandhi. He was not the member of Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision years ago. Writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. यहाँ पे जितने भी स्केचेस हैं आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्केच मिसिंग है जो कि महात्मा गांधी का है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर जो मेंबर्स थे उनकी जो सोच है वो गांधी वाली सोच ही थी, तो इस वजह से गांधी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं बने। अगर आप लोगों को ना पता हो, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एक्चुअल में उन्हें महात्मा गांधी ने ही फर्दर प्रमोट किया था। महात्मा गांधी ही डॉक्टर अम्बेडकर को जवाहरलाल नेहरू के पास लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ये एक अच्छी पोस्ट पे हो, इनको एक अच्छी जो जिम्मेदारी है वो दी जाए, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और इनमें बहुत समझ है। तो मैं चाहता हूं कि इन्हें एक अच्छी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी जाए। और जब जवाहरलाल नेहरू भी जब डॉक्टर अंबेडकर से रूबरू हुए, जब उनसे मिले, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको चेयरमैन बना दिया जाए। ये सच में बहुत पढ़े लिखे हैं एंड सच में इनको बहुत नॉलेज है। अगर हम बात करते हैं यंग इंडिया मैगजीन जो कि 1931 में प्रिंट हुई थी, तो उसके जो ऑथर हैं वो थे महात्मा गांधी, एंड उस मैगजीन में महात्मा गांधी ने बताया था कि वो किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में चाहते हैं। गांधी जी का क्या कहना था उस मैगजीन में, आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल द thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability and curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे किस तरीके का इंडिया चाहिए। उन्होंने कहा मुझे इस तरीके का इंडिया चाहिए जहां पे पुअरेस्ट भी जो है उसको ऐसा लगे कि उसकी जो वॉइस है वो बहुत इफेक्टिव है। अब देखिए, महात्मा गांधी को जैसा देश चाहिए, आप लोग जस्ट सोच के देखिए कि क्या इंडिया ऐसा देश है। मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, मैं ना तो ये कहूंगा कि हाँ इंडिया ऐसा देश है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो इंडिया है वो ऐसा देश नहीं है। ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि क्या आज की डेट में 2020 में इंडिया जो है क्या वो वैसा ही है जैसे हमें महात्मा गांधी ने दिखाया था।
तो सबसे पहले तो पुअरेस्ट जो है उसकी आवाज भी उतनी ही इफेक्टिव हो जितनी कि एक अच्छे क्लास के बंदे की होगी, ठीक है। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि पुअरेस्ट की जो आवाज है वो भी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए हमारी कंट्री में। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास नो लो क्लास ऑफ पीपल, लोगों के बीच में कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए, ना तो हाई क्लास होनी चाहिए ना ही लो क्लास होनी चाहिए। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैनी, कोई भी हैं, वो सारे के सारे परफेक्ट हार्मनी में रहें। There can be no room in such an India for the curse of untouchability. Untouchability India में ना हो। The curse of the intoxicating drinks and drugs. Drugs and drinks इंडिया में ना ली जाएं, ऐसा सा वो इंडिया देखते थे। Women will enjoy the same rights as men. Women को वही राइट मिलना चाहिए जो कि men को राइट मिलता है। I shall be satisfied with nothing else. और इतना ही बहुत होगा मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by the Dr. Ambedkar. अब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो खुद एक एससी थे, यानी कि वो शेड्यूल कास्ट थे, ठीक है। लेकिन वो भी यही चाहते थे कि इंडिया में इनइक्वालिटी ना हो। आप लोगों को भी शायद पता ही होगा कि एससी लोग जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट लोग जो होते हैं, वो मतलब उनसे कितने कितने बुरे तरीके से बिहेव किया जाता है इंडिया में, जिसके चक्कर में जिसके टॉपिक में एक मूवी भी रिलीज हुई है आयुष्मान खुराना की, जिसका नाम है आर्टिकल 15, ठीक है। तो आज तक भी 2020 तक भी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां पे इनइक्वालिटी एंड इनटचेबिलिटी आज भी इंडिया में पाई जाती है। Who followed a key role in making the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. सो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो भी यही चाहते थे कि जो इनइक्वालिटी है और जो इनटचेबिलिटी है वो जो अनटचेबिलिटी है वो इंडिया में ना रहे, लेकिन उनका तरीका और गांधी जी का जो तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट था। इसीलिए महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस भी थी, ठीक है। उनका जो तरीका था लोगों को इक्वालिटी देने का वो अलग तरीका था एंड गांधी जी का तरीका अलग तरीका था। एंड देन फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 यानी कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया को अपनी पहली एक फेमस स्पीच सुनाई थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 में एक जो स्पीच है, अपनी एक फेमस स्पीच जो है वो दी थी और उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड। अब जैसे कि आप लोगों को इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के। एक तरीका तो ये है कि किन लोगों ने क्या क्या कहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, और दूसरा तरीका है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या कहता है। So, philosophy of constitution, values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, formed the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. So Constitution जो है वो एक short statement से start होता है जिसकी एक basic value है, और इस statement को हम बोलते हैं preamble to the Constitution. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. अब अमेरिका में ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी कि जितनी भी नई डेमोक्रेसी है सभी ने अमेरिका के इस मॉडल को चुना जिसमें के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो विद प्रियम्बल होता है। लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली and understand the meaning of each of its key words. The preamble of the Constitution reads like a poem of democracy. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built.
It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कोई भी लॉ लेके आ रहे हैं, कोई भी एक्ट लेके आ रहे हैं, वो लॉ या एक्ट अच्छा है या बुरा है, ये चीज हमें प्रियम्बल बताता है. तो अब हमें प्रियम्बल पढ़ना चाहिए एंड बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए ताकि हम देख पाए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो प्रियम्बल के साथ मैच करता है. सो लेट्स बिगिन. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. सो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके ऊपर येलो कलर से हाईलाइट किया गया है. एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है. तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले है वी द पीपल ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. जब यहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी टाइप का राजा, किसी भी टाइप की आउटसाइड पावर हमारे इंडिया को रूल नहीं कर सकते हैं. हमारे इंडिया को रूल कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वी द पीपल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट वन वी हैव इज सॉवरन. People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Sovereign का मतलब ये है कि हम किसी भी एक्सटर्नल पावर से फ्री हैं. कोई भी एक्सटर्नल पावर जो है वो हमारे डिसीजंस नहीं बनाता है. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हमारे डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं कर सकता है क्योंकि हम एक सॉवरन कंट्री है. ठीक है, हम कभी भी किसी भी आउटसाइड पावर की हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट वी हैव ए सोशलिस्ट. Wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. Socialist का मतलब ये है कि जो wealth है, wealth गवर्नमेंट जो है वो इक्वल तरीके से बेचे. ठीक है, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें. इसके लिए क्या करना होगा? ओनरशिप ऑफ लैंड जो है वो हमें गवर्नमेंट को देनी होगी. यानी कि हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारे पास कितनी कितनी लैंड है ताकि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को रेगुलेट कर सके कि कहीं सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो नहीं आ रही हैं. नेक्स्ट इज सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक. सेक्युलर की अगर हम बात करें तो citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. इसका मतलब इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. आप इंडिया में रहते हैं, आप हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, जैनी हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप. लेकिन हमारे गवर्नमेंट का, हमारे कंट्री का एज सच कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. हम सभी को इक्वल आइज से देखते हैं. नेक्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों से बनाई जाएगी, जो रूलर्स हैं उनको लोग इलेक्ट करेंगे, उनको अकाउंटेबल भी बनाएंगे. मतलब अगर रूलर्स ने कुछ भी गलत किया तो उनसे पूछने की पावर लोगों में है. एंड देन इसके बाद जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स के साथ अपनी गवर्नमेंट को रन करेगी. ऐसा नहीं है कि मन में जो भी आया वो कर दिया. जो गवर्नमेंट को बेसिक रूल्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रन करना होगा.
So the next is republic. The head of the state is an elected person as not a hereditary position. रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि स्टेट का हेड यानी कि कंट्री का जो हेड होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा और वो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको हेरिडिटरी पोजीशन मिली हो, यानी कि उसके फादर राजा थे तो अब वो भी राजा बन जाएंगे, या फिर उसके फादर प्राइम मिनिस्टर थे अब वो भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. देन जस्टिस. Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender, social inequalities have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially the disadvantaged group. Justice दिया जाएगा यानी कि किसी भी सिटीजन को उसके कास्ट, रिलीजन, जेंडर या फिर सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. एंड गवर्नमेंट का ये काम है कि वो सोशल ग्रुप्स का या फिर जो हमारे यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स है उनका वेलफेयर करे, स्पेशली उन ग्रुप्स का जो कि डिसएडवांटेज्ड है यानी कि जो माइनॉरिटी में है. देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज लिबर्टी. देयर इज नो अनरीजनेबल restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action. लिबर्टी दी जा रही है, किस चीज़ की जो लिबर्टी है वो यहाँ पे दी जा रही है एक्सप्रेशन की, कि अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, अगर आप किसी भी बात को रखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. इस चीज़ में कोई भी सेंसरशिप नहीं करेगा. इक्वालिटी. All are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. इक्वालिटी जो है वो की जाएगी यानी कि जितने भी लोग हैं वो लॉ के सामने हमेशा इक्वल रहेंगे. ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जो हैं उनको खत्म किया जाएगा एंड जो गवर्नमेंट है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी सबको, यानी कि जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, चाहे हमें ट्रैवल करना है, चाहे हमें जॉब करनी है, चाहे हमें कोई मेडिकल सर्विसेज चाहिए, इस चीज़ में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी. ये नहीं कहा जाएगा कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा. then the last one, it is fraternity. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. हमेशा हमें एक दूसरे को एक फैमिली मेंबर की तरह रखना है और कभी भी फेलो सिटीजन को ये फील नहीं कराना है कि वो इन्फीरियर है. तो आप लोग अगर हिंदू हैं तो आप लोग मुसलमान को कभी भी ऐसा फील नहीं कराएंगे कि आप तो अलग रिलीजन के हैं एंड वी डोंट लाइक यू, आपने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया. ये सब चीज़ें नहीं करनी है. ये सारी चीज़ें प्रोपेगेंडाज होती हैं. ये सारी की सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने यूज़ के लिए करती हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कंट्रीमैन को, जितने भी हमारे जो भी हमारे इंडिया कंट्री के मेंबर्स हैं वो सभी एक मेंबर की तरह रहेंगे, एक फैमिली मेंबर की तरह रहेंगे और कभी भी अपने फेलो सिटीजन को इन्फीरियर नहीं फील कराएंगे. यही एक रीज़न है कि आज़ादी के बाद भी बहुत सारे मुस्लिम यहाँ पे रह पाए हैं. आप जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर ये चीज़ यहाँ पे ना लिखी होती, फ्रेटर्निटी अगर यहाँ पे ना लिखी होती, तो कितना मुश्किल होता मुस्लिम्स का यहाँ पे रह पाना. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज नियर अबाउट 33 करोड़ और 35 करोड़. एंड आप लोगों को पता है कि इंडिया में कितने मुस्लिम्स रहते हैं? दीज आर 20 करोड़. ठीक है, 20,000 करोड़, सॉरी, ठीक है, इट इज 20,000 करोड़. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं विच इज द रियल फिगर. पाकिस्तान में 33 करोड़ पीपल हैं जो कि मुस्लिम हैं एंड इंडिया में 20 करोड़ पीपल हैं जो कि मुस्लिम हैं. नाउ जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है. उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, वो एक सेक्युलर स्टेट नहीं है. उनका पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन है. ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में लगभग उतने मुसलमान रहते हैं जितनी वो पूरी की पूरी कंट्री है. सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि हम लोग इतनी शांति से यहाँ पे रहते हैं, इतनी स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे रहते हैं.
नहीं तो अगर ऐसा सा कॉन्स्टिट्यूशन ना बना होता तो शायद हम भी पाकिस्तान की तरह या फिर अफगानिस्तान की तरह अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे होते, अभी तक स्ट्रगल कर रहे होते। सो अब आपके पास आता है लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। A constitution is not merely a statement of values and philosophy, as we noted above. A constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. It is a very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and changes in society. They did not see it as a sacred, static, or unalterable law, so they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. अब अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक पत्थर की लकीर है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारी वैल्यूज दी गई हैं, और ये जो वैल्यूज हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 2017 से पहले LGBTQ ग्रुप जो है उसको इलीगल माना जाता था इंडिया में, लेकिन 2017 के बाद LGBTQ को अब इलीगल नहीं माना जाता है, उनको लीगलाइज कर लिया गया है। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट्स कर सकता है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की एक चॉइस होती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की जरूरत है तो हम चेंज ला पाते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पहले ही पता था कि हम एक एमर्जिंग कंट्री है, हम एक चेंजिंग कंट्री है, अभी हम पार्टीशन से बाहर निकल रहे हैं और अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। हम रिलीजियस बेसिस पे अपनी जो पार्टीशन है वो कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कुछ ऐसा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसको के बाद में किसी तरीके से अमेंड किया जा सके। एंड आज की डेट में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स जो हैं, जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होती रहती है। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 370 का रिमूव होना, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अमेंडमेंट है। The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal manner. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्क्राइब करता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या हैं, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कौन से लॉ को चेंज कर सकता है, या फिर कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को क्या वैल्यूज देता है या फिर क्या परमिशंस देता है। ठीक है, सेम विद द प्रेसिडेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं या फिर अगर आप प्रेसिडेंट बन गए हैं तो अब जो मन में आया है आप किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे देन सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए आप लोगों को जो कल्प्रिट लोग होते हैं उन्हें पनिश कर सकता है। Yet, the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision. And it puts limit to what government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. ठीक है, कुछ जो राइट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी वायलेट नहीं कर सकती है, किसी भी कॉस्ट पे नहीं कर सकती है। द रिमेनिंग 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the salient features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in your textbooks next year. So ये था स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का पूरा चैप्टर, ये आज फिनिश हो गया है एंड सैटरडे आप लोगों का टेस्ट होगा। सो इसको ध्यान से पढ़ें, आप लोगों को PDFs कल मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।